हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोहोर्ट स्टडी इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर में हमने एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की क्लासिफिकेशन की थी। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो क्लासिफाइड हैं दो पार्ट में, ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में अगेन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल आ जाती हैं, जिसमें अगेन एनालिटिकल स्टडी में और भी सब टाइप्स आ जाते हैं स्टडीज़ में, जैसे कि कोहोर्ट स्टडी। तो कोहोर्ट स्टडी जो है वो टाइप है किसका, सब टाइप है एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी का, जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, ना कि उसको टेस्ट करते हैं। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। अब कोहोर्ट स्टडी का जो वर्ड कोहोर्ट है उसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, इसीलिए इस स्टडी का नाम भी कोहोर्ट स्टडी है। तो इस स्टडी में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं जो कि इनिशियली फ्री होते हैं फ्रॉम डिजीज़। हम उस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, फिर उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि देख सकें कि कौन से ग्रुप को डिजीज़ हुई है और कौन से ग्रुप को डिजीज़ नहीं हुई, और अगर हुई है तो कितने टाइम्स ज़्यादा हुई है। ये हम कंपैरिजन करते हैं एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। एक्सपोज्ड ग्रुप वो होते हैं जो कि सर्टेन रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोज होते हैं, और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप वो होते हैं जिनका रिस्क फैक्टर के साथ कोई एक्सपोजर नहीं हुआ होता, फिर भी उनमें डिजीज़ होती है, लेकिन वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू रिस्क फैक्टर जो कि जिनका रिस्क फैक्टर के साथ ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोहोर्ट स्टडी करते हैं, जिसमें सिंपली कोहोर्ट स्टडी हमें बताती है कि क्या सच में जो रिस्क फैक्टर है उसकी एसोसिएशन, उसकी लिंक है किसी भी डिजीज़ की डेवलपमेंट के साथ या नहीं। फॉर एग्जांपल एक्सपोजर फैक्टर जैसे कि स्मोकिंग है, क्या इसकी एसोसिएशन है विद द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ लाइक लंग कैंसर। तो हम ग्रुप्स लेते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं और वो ग्रुप्स लेते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। तो जो स्मोकर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सपोज्ड ग्रुप, और जो नॉन स्मोकर है उनको हम रखेंगे नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप में, और उनको हम फॉलो करेंगे दोनों ग्रुप को फॉर 10 ईयर्स, ताकि देख सकें कि कौन से ग्रुप वाले पीपल को लंग कैंसर हुई है और कितने टाइम्स ज़्यादा हुई है। ठीक है, अगर स्मोकर्स में लंग कैंसर ज़्यादा अगर हुई है देन नॉन स्मोकर, तो इसका मतलब ये है कि जो स्मोकिंग है वो रिस्क फैक्टर है किसका, लंग्स कैंसर का। ठीक है, लंग कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, स्मोकिंग है। तो ये हमें एसोसिएशन बताती है स्टडी की किसी भी रिस्क फैक्टर की टू एनी डिजीज़ डेवलपमेंट। नाउ इसके स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि कोहोर्ट स्टडी हम किस तरह से स्टेप में कंडक्ट करते हैं। पहला स्टेप ये है कि इसमें हम सिलेक्शन करेंगे स्टडी पॉपुलेशन, कौन से टाइप की आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है जिनके ऊपर आपने स्टडी करनी है। तो हमने यहाँ पर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्ट करने हैं जिनमें कोई डिजीज़ नहीं हो, जो कि फ्री हो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़ एट द बिगिनिंग। क्योंकि अगर पहले से ही हम ऐसे पर्सन उठाएंगे, ऐसे पीपल उठाएंगे जिनमें डिजीज़ होगी, तो हम आगे उसका जो रिस्क फैक्टर है वो तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये मस्ट है कि हम उन ग्रुप्स को सिलेक्ट करें जिनको इनिशियली कोई डिजीज़ नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, स्टडी पॉपुलेशन को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर। हम उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक ग्रुप हम रखेंगे एक्सपोज्ड और दूसरा रखेंगे नॉन एक्सपोज्ड। यानी एक ग्रुप वो है जिनका जो रिस्क फैक्टर है उसके साथ एक्सपोजर हो रहा है, और दूसरा ग्रुप जो है उसका रिस्क फैक्टर के साथ कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा। हम डिवाइड करेंगे इनटू एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। देन थर्ड स्टेप है फॉलोअप पीरियड। फॉलोअप पीरियड में हम दोनों ग्रुप को ऑब्जर्व करेंगे ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। अब ये पीरियड जो है वो मंथ्स भी हो सकता है और ईयर्स भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर के ऊपर कि किस तरह से कितने टाइम में जो रिस्क फैक्टर है वो डिजीज़ को डेवलप करवा रहा है।
क्योंकि एक सिगरेट पीने से किसी को लंग कैंसर नहीं हो सकती, और ना ही 1 या 2 दिन हाई मील्स और जैसे कि जिसमें ज़्यादा ऑयल हो ऐसी चीज़ें खाने से 1 या 2 दिन में किसी को कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। अगर कंटिन्यूअसली उसकी डाइट ऐसी है जिसमें ज़्यादा ऑयल है तो उसको फ्यूचर में कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं। और कंटिन्यूअसली अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो एंड में ये पॉसिबल है कि उसको लंग कैंसर हो सकती है। तो इसीलिए हम स्पेसिफिक पीरियड सेट करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो कितने टाइम में जो डिजीज़ है उसको काज करवा सकता है। ओके, ये मंथ भी हो सकते हैं और ईयर्स भी हो सकते हैं। देन 4 स्टेप है इसका ऑब्जर्वेशन ऑफ आउटकम। हम देखते रहेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से ग्रुप में जो है ना वो न्यू केस जो है वो अकर हुआ है। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग वाला ग्रुप है उसमें किसी ना किसी को लंग कैंसर ज़रूर होगी। तो हम रिकॉर्ड करेंगे न्यू केसेस ऑफ डिजीज़। न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ को एपिडेमियोलॉजी में हम इंसिडेंस बोलते हैं। तो दोनों ग्रुप्स में देखेंगे। अब ये भी हरगिज़ कहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको ही लंग कैंसर होती है, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको भी लंग कैंसर हो सकती है। तो हम दोनों ग्रुप्स में जो न्यू केसेस हैं डिजीज़ के उसको रिकॉर्ड करेंगे। और 5th स्टेप ये है कि उसमें हम क्या करेंगे, जो डेटा हमने जो रिकॉर्ड्स हमने कलेक्ट किए हैं उनको हम एनालाइज करेंगे। हम कंपेयर करेंगे डिजीज़ की अकरेंस को बिटवीन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। हम कंपेयर करेंगे कि एक्सपोज ग्रुप में ज़्यादा डिजीज़ अकर हुई है या फिर नॉन एक्सपोज्ड में। तो उसके बाद हम मेजर करेंगे रिलेटिव रिस्क टू फाइंड एसोसिएशन। कंपेयर करने के बाद हम रिलेटिव रिस्क फाइंड करते हैं ताकि हम एसोसिएशन को फाइंड कर सकें। देन 6 स्टेप है इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या सच में जो एक्सपोजर है वो डिजीज़ को काज कर सकता है या फिर इसको इंक्रीज़ कर सकता है, इसके रिस्क को इंक्रीज़, डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता है या नहीं। तो ये हम इंटरप्रिटेशन तभी करते हैं जब हमें इसका पॉसिबल जो है वो आंसर मिलता है। अब उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो हम पहले रिलेटिव रिस्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम समझ जाएंगे। ना व्हाट इज़ रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क जो है वो रेशो है इंसिडेंस का। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ का रेशो है अमंग एक्सपोज टू द इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, हम जो एक्सपोज ग्रुप है उनका इंसिडेंस देखेंगे और जो नॉन एक्सपोज ग्रुप है उनका भी इंसिडेंस, उनके बीच का जो रेशो है उसको हम रिलेटिव रिस्क बोलते हैं। अब जो रिलेटिव रिस्क है ये हमें बताता है कि कितना टाइम्स ज़्यादा जो डिजीज़ है वो अकर हो रही है एक्सपोज्ड ग्रुप में टू द एज़ कम्पेयर टू नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। ठीक है, सिंपली ये हमें बताता है कि किस में ज़्यादा डिजीज़ अकर हो रही है और कितने टाइम्स ज़्यादा अकर हो रही है। इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला रिलेटिव रिस्क का है इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। इसको आप टेबल की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। पहले हम ग्रुप रखेंगे एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड, और फिर हम रखेंगे डिजीज़ पॉजिटिव यानी जिसको डिजीज़ है और नेगेटिव यानी जिसको डिजीज़ नहीं है, और टोटल करेंगे। तो एक्सपोज हम करते हैं ए से शो और इनको डिजीज़ हुई है, एंड डिजीज़ बी जो है वो ये शो कर रहा है ये एक्सपोज तो है रिस्क फैक्टर के साथ लेकिन इनको डिजीज़ नहीं है। टोटल क्या होगा इनका ए प्लस बी। और नॉन एक्सपोज जो है वो सी है, सी यानी नॉन एक्सपोज है लेकिन इनको भी लंग कैंसर है, और डी यानी ये नॉन एक्सपोज है लेकिन इनको डिजीज़ भी नहीं है। तो इनका टोटल जो है वो क्या होगा सी प्लस डी। अब इनका रिलेटिव रिस्क किस तरह से निकलेगा। रिलेटिव रिस्क जो है वो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड है। तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज जो है वो क्या है ए है, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल से। ठीक है, टोटल यानी ए एंड बी इसका क्या है ये टोटल हो गया, और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड हमारे पास क्या है सी। ठीक है, सी यानी इनको कैंसर है और ये इंसिडेंस है यानी न्यू केस है डिजीज़ का, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे टोटल से। सी प्लस डी जो है वो नॉन एक्सपोज का टोटल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अ कोहॉर्ट स्टडी फॉलो स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर फॉर 10 ईयर्स। तो इसमें जो स्मोकर हैं वो 40 वो पीपल हैं जिनको लंग कैंसर है और 160 को कैंसर नहीं है।
टोटल जो है हमारे पास एक्सपोज के वो 200 है और नॉन एक्सपोज के भी 200 है, लेकिन नॉन एक्सपोज में लंग कैंसर ओनली 10 को हुई है और 190 को नहीं हुई। तो हम रिलेटिव रिस्क किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड। तो 40/200 is the value of incidence among exposed and 10/200 is the value of incidence among non exposed group। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.20/0.05 आएगा। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा वो 4 मिलेगा। नाउ इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी? ये तो रिलेटिव रिस्क हमने फाइंड आउट किया, अब इसको हम इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे कि आइदर जो स्मोकिंग है वो रिस्क फैक्टर है या नहीं है। सो अगर रिलेटिव रिस्क का वैल्यू हमें इक्वल मिल रहा है 1 से, ठीक है, अगर रिलेटिव रिस्क जो है वो इक्वल है 1 के, तो इट मीन्स देयर इज़ नो एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन जो है वो कोई भी नहीं है रिस्क फैक्टर की इन बोथ ग्रुप्स टू डेवलप अ डिजीज़। अगर रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन है 1 से, तो इसका मतलब है एक्सपोजर इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ डिजीज़ को। और अगर रिलेटिव रिस्क 1 से डिक्रीज मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब जो है एक्सपोजर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है डिजीज़ को। ठीक है, यानी डिजीज़ नहीं होने दे रहा, जैसे कि वैक्सीन हो गए। तो अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन के बाद जो डिज़ीज़ का रेशो होता है, डिज़ीज़ का नंबर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर हम सेकंड वाली लाइन देखते हैं जिसमें रिलेटिव रिस्क ग्रेटर थे 1 से। इट मीन्स एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है रिस्क ऑफ डिजीज़। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला है? 4, विच इज़ ग्रेटर देन 1। इट मीन्स स्मोकिंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट काज और रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। नाउ एक और पॉइंट है, जो रिलेटिव रिस्क है ये सिर्फ कोहॉर्ट स्टडी में यूज़ होता है, नॉट इन केस कंट्रोल स्टडीज़। और केस कंट्रोल स्टडीज़ जो हैं वो ओड रेशो को ज़्यादा यूज़ करती है इंस्टेड ऑफ रिलेटिव रिस्क। और ऑलवेज कैलकुलेट इंसिडेंस इन बोथ ग्रुप्स फर्स्ट। ठीक है, दोनों ग्रुप में सबसे पहले आपने इंसिडेंस पहले जो है ना कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आपने रिलेटिव रिस्क को फाइंड आउट करना है। देन डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडी एंड आल्सो डिसएडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इट इस्टेब्लिश टेम्पोरल रिलेशनशिप, मीन्स एक्सपोजर अकर बिफोर डिजीज़। इसमें हमें डिज़ीज़ की डेवलपमेंट से पहले ही पता लग जाता है कि जो एक्सपोजर है वो इसमें जो है ना हम खुद सेट करते हैं कि कौन सा एक्सपोजर होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं, हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि कोई जो एक्सपोजर है इसके वजह से डिज़ीज़ हो सकती है या नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस एक्सपोजर को सिलेक्ट करते हैं और डिज़ीज़ की डेवलपमेंट के पहले हम देखते हैं कि क्या इस एक्सपोजर की वजह से डिज़ीज़ हो सकती है या नहीं। यानी हम अपनी मर्ज़ी से जो एक्सपोजर हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या ये डिज़ीज़ काज कर सकता है या नहीं कर सकता। सेकंड, इट कैन मैयर इंसिडेंस, यानी जो न्यू केसेस हैं वो डायरेक्टली ये मैयर कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरी डिजीज़ के जो अकरेंस है उसके एक्सपोजर, उसके जो रिस्क फैक्टर है उसको भी ये फाइंड आउट कर सकता है। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसको चेकआउट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो हम कर तो स्टडी सिर्फ एक पर्पस के लिए रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी डिज़ीज़ के काजेज़, उसके जो साइन सिम्टम्स वगैरह जो भी हैं वो हमें पता लग जाती है। देन थर्ड, इट कैन स्टडी मल्टीपल आउटकम फ्रॉम सिंगल एक्सपोजर। ये सेम ही है, ठीक है। एक सिंगल एक्सपोजर की मदद से हम मल्टीपल आउटकम्स जो होते हैं उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से सिर्फ लंग कैंसर नहीं होती, इसके अलावा भी आउटकम्स होते हैं बॉडी में स्मोकिंग की वजह से। ओके, ऐसे बहुत सारे एक्सपोजर हैं जिनका जो आउटकम होता है वो डिफरेंट होता है, मल्टीपल जिनके आउटकम होते हैं, सिर्फ वो एक चीज़
को डिस्ट्रॉय या फिर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो हम सिंगल एक्सपोजर की मदद से मल्टीपल आउटकम को स्टडी कर सकते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है। देन फोर्थ इज इट इज़ गुड फॉर स्टडिंग रेयर एक्सपोजर। जो रेयर एक्सपोजर्स होते हैं उनकी स्टडिंग के लिए ये गुड होती है। उसके अलावा इट मिनिमाइज रिकॉल ब्यास, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो हम डिजीज़ की डेवलपमेंट से पहले ही कलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो रिकॉल ब्यास है वो नहीं होते। क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में क्या हो रहा था, हम वहाँ पर उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का कौन सी चीज़ के साथ ज़्यादा एक्सपोजर हुआ था या नहीं। तो बहुत सारे लोगों को वो याद होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो पास्ट होता है वो नहीं याद होता। तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले से ही, क्योंकि जो डेटा है वो कलेक्ट करते आते हैं, तो इसमें जो रिकॉल ब्यासेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज़। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्टडी। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम पीरियड चाहिए फॉलोअप के लिए, और उसके अलावा इनको जो है ना लॉन्ग फॉलोअप की नीड्स भी होती है। ठीक है, कंटिन्यूसली वो उन पेशेंट्स को, उन लोगों को कहेंगे कि आप आएँ ताकि हम आपको चेक कर सकें। ओके, एंड एक्सपेंसिव ज़्यादा है, लार्ज सैम्पल साइज़ एंड लॉन्ग ऑब्जर्वेशन की नीड होती है। उसके अलावा लास्ट फॉलोअप में अफेक्ट रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कंटिन्यूअसली इतने टाइम पीरियड के लिए एक साथ और एक जगह पर नहीं रह सकते। कोई अब्रॉड जा सकता है या फिर कोई डेथ हो जा सकता है। तो अगर वो लोग ही चले जाएं और आपके पास फॉलोअप के लिए नहीं आए, तो इसकी वजह से भी जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रेयर डिजीज़। जो बहुत रेयर डिजीज़ है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ होते ही फ्यू केस हैं, तो हम उसकी स्टडी के लिए ये स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। चेंजेस इन एनवायरनमेंट और हैबिट्स ओवर टाइम में आल्सो इफेक्ट एक्सपोजर। ठीक है, अगर उनके एनवायरनमेंट और हैबिट्स में चेंजेस हो रही है, तो वो जो है ना वो अफेक्ट कर सकती हैं एक्सपोजर को। तो इसकी वजह से भी जो हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो उसका जो अफेक्ट है वो सही नहीं हो, यानी उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें सही नहीं मिल सकता। तो ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। लास्ट में समरी क्या है। जो कोहॉर्ट स्टडी है वो एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी का टाइप है। डायरेक्शन ऑफ स्टडी क्या है कि ये फॉरवर्ड इन टाइम है। ठीक है, जो केस कंट्रोल स्टडी थी वो रिट्रोस्पेक्टिव थी, लेकिन ये जो स्टडी है ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी फॉरवर्ड इन टाइम। ये आगे आगे चलती है, पीछे वाले डेटा को नहीं देखती, आगे टाइम पीरियड जो है ना उसके साथ चलती है और कंटिन्यूअसली लोगों को ऑब्ज़र्व करती रहती है और उनके साथ जो है ना इंटरेक्ट करके और डेटा कलेक्ट करती है। यानी इसमें जो है ना हम एक्सपोजर से डिजीज़ तक जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड इन टाइम। मेन मैयर क्या है, इसका रिलेटिव रिस्क है, एंड इट इज़ बेस्ट फॉर स्टडिंग मल्टीपल आउटकम फ्राम वन एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग विच काज लंग कैंसर। सो दिस वॉज द होल अबाउट कोहॉर्ट स्टडी। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।